चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या है कि यात्रियों के जो नज़रिए क्या है, यात्रियों के जो नज़रिए हैं, ये वाला चैप्टर है। ये मेडिएवल हिस्ट्री के अंदर आता है और जो आपका क्लास 12 है उसका चैप्टर नंबर 1 है, पहला बुक का। और ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ये चैप्टर चाहे बीपीएससी क्लियरी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी देख सकते हो, और जो जनरल कंपटीशन होगा उससे भी यहाँ पे सवाल आया था। जैसे इसी पर बिहार दरोगा में पूछा था एक सवाल कि पान और नारियल का विवरण किसने दिया था, तो इब्न बतूता ने दिया था। इसको लेके आइए पहला सवाल। अल बरूनी जिसे 11वीं सदी में भारत की यात्रा की, वह किस देश से आया था। सबसे पहले तो क्वेश्चन में ही क्या पॉइंट याद रखना है कि वो 11वीं सदी में आया था। क्या आप बता सकते हो? हाँ, ये कई बार 10 से 11वीं सदी के आसपास आया था। ठीक है, याद रखेंगे। तो वो किस देश से आया था? तो अल-बुरुनी आया था उज्बेकिस्तान से। कैसे याद रखेंगे? तो अ से अल-बुरुनी, अ से उज्बेकिस्तान, ऐसे कुछ ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, एक सेकेंड, हाँ, दूसरा है कि विजयनगर शहर के बारे में महत्वपूर्ण विवरण देने वाला राजनयिक अब्दुल रज़ाक समरकंदी कहाँ से आया था। तो इसके नाम में ये अब्दुल रज़ाक समरकंदी, ये विजयनगर के समय आया था, 15th सेंचुरी में आया था, और ये आया था आपको समरकंद से। ठीक है, तीसरा है कि यात्रियों ने किन चीज़ों को असामान्य मानकर विशेष रूप से उसका विवरण दिया है। तो यात्री नारियल और पान को बहुत क्या हो रहे थे, विशेष मान रहे थे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे बच्चों एक चीज़ गलती हो गया हमसे कि अब्दुल रज़ाक समरकंदी कहाँ से आया था। तो समरकंदी नाम देख के समरकंदी नहीं मारे, हैरात से आया था। कैसे याद रखेंगे? तो अब्दुल को देख, अब्दुल क्या होता है? अब्दुल मतलब हम बताएं में, अब्दुल मतलब टेररिस्ट। उसको देख के क्या है, सब हैरान रहता है। ठीक है, अब्दुल मकसद पे जा रहा है, सब हैरान, ऐसे याद कर सकते हो। यात्रियों के नजरिए अध्याय में किस कालखंड में समाज की समझ पर चर्चा की गई है। तो समाज की समझ पर चर्चा की गई है। इसमें जो यात्री आ रहा है मेनली आपको, हाँ चलिए, तो किस यात्रियों का बारे में इस चैप्टर में पढ़ाया गया है तो पता है, जो भी 10 से 17th सेंचुरी के बीच आया ना, जैसे अल-बुरुनी आया था 17th सेंचुरी में, उसके बारे में पढ़ाया गया। वहाँ से लेके जो 17th सेंचुरी के बीच में जो जो यात्री आया है उसी सब के बारे में दिया हुआ है। पुरुषों और महिलाओं ने किन कारणों से यात्रा की थी। तब पुरुषों और महिलाओं की सभी कारणों से यात्रा की थी। एक तो उनको काम चाहिए था, दूसरा प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए काम की थी। कई बार उनके देश में प्राकृतिक आपदा आ गया था। फिर से व्यापार या सैनिक पुरोहित के रूप में, इन कारणों से कभी व्यापार के रूप में, व्यापारी के रूप में आए भारत, कभी सैनिक के रूप में आए, कभी पुरोहित के रूप में भारत में आए और यात्रा किए। तो ये सब कारण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कि 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत आने वाले यात्री कौन थे। तो अ से उज्बेकिस्तान, अ से अल-बुरुनी बताए हैं। अब यहाँ पर है कि मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आया। तो इब्न बतूता कब आया था? इब्न बतूता आया था 1333 में। 1333 मतलब 14th सेंचुरी, 1333 मतलब 14th सेंचुरी। ठीक है ना। इब्न बतूता कहाँ से आया था, कब आया था? 14th सेंचुरी में, 1333 में। फिर यहाँ पे कि 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले फ्रांसीसी यात्री कौन है। तो 17th सेंचुरी में आया था ये बर्नियर आया था, और भी लोग आया था। ये आया था आपको कौन, अल-बुरुनी 10th सेंचुरी में, 10th से 11th सेंचुरी के बीच, ये 15th सेंचुरी में, और ये 14th सेंचुरी में। बर्नियर आया था, ट्रेवेर्नियर आया था, ये सब आया था।
मुंडी वाला जो ट्रिक बताएंगे लास्ट में, याद है, वो 17वीं सेंचुरी का है। फिर यहाँ पे 15वीं शताब्दी में हेरात से विजयनगर शहर का विवरण देने वाला राजनयिक का नाम क्या था? तो हैरान किसको होता है लोग देख के? तो अब्दुल को होता है। अब यहाँ पे अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल-बिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो अल-बिरूनी का जन्म हुआ था आधुनिक उज्बेकिस्तान ख्वारिज़म में। अल-बिरूनी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी? तो अल-बिरूनी ने अरबी भाषा में किया था। किस में? फारसी में नहीं यार, अरबी में किया। अ से अल-बिरूनी, अ से अरबी। फिर यहाँ पे आइए, मोहम्मद गजनबी अल-बिरूनी को अपना राजधानी गजनबी लेकर कब गया था? तो मोहम्मद ये लेके गया था कब अपना राजधानी गजनबी? ये वाला तो याद नहीं है, शायद 1017 ईस्वी। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा देर में। अल-बिरूनी को इनमें से किस भाषा का ज्ञान नहीं था? तो अल-बिरूनी को देखो, अल-बिरूनी को इसमें आपको ज्ञान नहीं था, किस भाषा का ज्ञान नहीं था? इसमें भी कंफ्यूज हो गए। अल-बिरूनी को किस भाषा का ज्ञान नहीं था? अल-बिरूनी ने भारत में किन लोगों के साथ समय बिताकर ब्राह्मणवादी ग्रंथ और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया? तो देखो, ब्राह्मण पुरोहित और विद्वान का यहाँ पे आके उनसे बात किया, यहाँ का जो संस्कृत ग्रंथ है उसको समझा, ठीक है। फिर यहाँ पे अल-बिरूनी ने किस यूनानी गणित के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया? पता है यूनानी गणित क्या था? यूक्लिड। यूक्लिड का जो पुस्तक था ना, यूक्लिड का जो पुस्तक था यूनानी में था, और भारत के लोग यूनानी भाषा को नहीं जानते थे, तो भारतीय ब्राह्मण के लिए उन्होंने संस्कृत में इसका अनुवाद किया, ताकि जो भारतीय ब्राह्मण में जो उनको दोस्त हैं यहाँ के ब्राह्मण विद्वान अल-बिरूनी का, वो भी लोग इस चीज़ को समझ सकें, ठीक है। तो यूनानी गणित का संस्कृत में। दूसरा है, अल-बिरूनी ने किन लोगों के लिए ब्राह्मणवादी ग्रंथों और दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया? तो देखो, ब्राह्मणवादी दर्शनों, ये भाई, अब इसका आंसर सब देख लेते एक बार। देखो, मोहम्मद गजनबी लेके गया था 1017 में, तो 17 पे खतरा, ऐसे याद रखो। सी यूनानी, उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था, उसने अनुवादों के माध्यम से इसे पढ़ा। अल-बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आता था, ठीक है। ब्राह्मण पुरोहित और विद्वान के लिए यूक्लिड। 5वां नंबर का क्या होगा? हाँ, 5वां नंबर का है कि अल-बिरूनी ने भारत में किन लोगों के ब्राह्मणवादी ग्रंथ और दर्शनों का ज्ञान प्राप्त किया? तो ये ब्राह्मण पुरोहित और विद्वान लोग का, ठीक है। अल-बिरूनी को इसमें से कौन सा भाषा नहीं आता था? तो याद रखना, अल-बिरूनी को यूनानी भाषा नहीं आता था, ठीक है। यूनानी भाषा नहीं आता था, याद है ना। सीरियाई आता था, फारसी आता था। और संस्कृत कैसे सीखा? तो दोस्त के माध्यम से, यहाँ पे अपने दोस्त के माध्यम से सीख लिया। लेकिन यूनानी ग्रंथ नहीं आता था, तो इस सब का किस में किया? अरबी में अनुवाद किया, अरबी में अनुवाद किया। इसी में से एक यूनानी ग्रंथ है जो मैथ पर है, तो मैथ का किया था संस्कृत में अपने ब्राह्मण दोस्त के लिए, ठीक है। अब तो सारा डाउट क्लियर हो गया, बिल्कुल, हाँ, ठीक है। आइए यहाँ से एकदम फ्रेश होगा। किताबुल हिंद मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो किताबुल हिंद लिखा गया था आपको अरबी भाषा में। किताबुल हिंद में कितना अध्याय है? तो 80 पे 80 अध्याय है, ऐसे याद कराए थे। अल-बिरूनी ने अपने प्रत्येक अध्याय की शुरुआत किस प्रकार से की? तो अल-बिरूनी हमेशा प्रत्येक अध्याय की शुरुआत एक प्रश्न पूछ के करता है। जैसे टीचर भी होता है तो कोई चैप्टर की शुरुआत एक प्रश्न पूछ के करता है। कुछ विद्वानों के अनुसार अल-बिरूनी के लेखन की ज्यामितीय संरचना का मुख्य कारण क्या था? तो ज्यामितीय संरचना का मुख्य कारण था कि उसका गणित के प्रति झुकाव था। अपने ब्राह्मणवादी दोस्त के लिए याद है, गणित का जो यूक्लिड गणित है यूनानी भाषा में था, उसको किस में अनुवाद किया था? संस्कृत में, ताकि भारत के लोग जो है आर्यभट्ट ये सब को जानते हैं तो यूक्लिड को भी जान सके, ठीक है ना।
गणित में उसका इंटरेस्ट भी था अल-बिरूनी का। अल-बिरूनी किन भाषाओं के ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद या रूपांतरण किया? अरबी भाषा में, अरबी भाषा में किसका किसका किया बताओ? अरबी भाषा में अभी बड़े कन्फ्यूजन सवाल है भी। चीन और जापानी तो नहीं होगा, केवल फारसी नहीं होगा, लैटिन और यूनानी का अरबी में किया। देखो यूनानी ग्रंथ का तो संस्कृत में किया, यूनानी ग्रंथ का संस्कृत से, यूनानी ग्रंथ का तो संस्कृत में किया, और संस्कृत पाली प्राकृत जैसे भारतीय भाषा का अरबी में किया। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो यहाँ पर है। इस भाषा का किस में किया? तो संस्कृत में किया, अपने ब्राह्मणवादी दोस्त के लिए। इसको अल-बिरूनी को ये भाषा आता भी नहीं था, ये भी याद रखेंगे। और जो ये भाषा है ये, इसका अनुवाद किया अरबी में, ठीक है, इसका अनुवाद किया अरबी में, याद रहेगा। किताबुल हिंद किन विषयों पर चर्चा की गई है? तो किताबुल हिंद में धर्म और दर्शन पर भी किया गया, खगोल विज्ञान कीमिया पर भी किया गया, सामाजिक जीवन और कानून पर भी किया गया, उपरोक्त सभी। तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। सबसे बढ़िया क्वेश्चन हमको इसमें यही वाला लगा है दोस्त, कि ये जो भारतीय भाषा है इसका किया है आपको अरबी में, और अपने ब्राह्मण दोस्तों के लिए ये जो मैथ वाला था यूक्लिड, इसको किया था संस्कृत में। तो ये जो सवाल है आपको मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। अल-बिरूनी ने अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए किनके कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया? तो यूक्लिड का जो मैथ था ये यूनानी भाषा में था, अब इसका अनुवाद कर दिया संस्कृत में, ताकि अपने ब्राह्मण दोस्त को खुश कर सके। ब्राह्मण दोस्त क्यों चाहता था मैथ जानकारी? क्योंकि आर्यभट्ट भारत जुड़ा हुआ है, भारत के लोग मैथ के बारे में जानकार रखते थे। गद्यांश के संदर्भ में विचारों का आदान प्रदान से क्या तात्पर्य है? तो विचारों के आदान प्रदान से क्या है कि एक संस्कृति के ज्ञान और विज्ञान को दूसरी भाषा और संस्कृति तक पहुंचाना, एक जगह का ज्ञान दूसरी जगह तक जाए, ठीक है। आइए अब यहाँ से सवाल देखते हैं। अल-बिरूनी की प्रमुख विशेषता क्या थी जिसके कारण वह ग्रंथों का अनुवाद कर सका? तो क्या था? उसकी लंबी यात्राएं, कई भाषा में उसकी दक्षता, उसकी साहित्य संरक्षण, उसका गणितीय ज्ञान। देखो कई भाषा में अनुवाद कर रहा है, इसका मेन है उसका कई भाषा को वो जानता था। संरक्षण तो मिल ही रहा है, ठीक है, लेकिन वो कई भाषा को जानता था। गणित का ज्ञान तो है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ना ये होगा। अल-बिरूनी ने पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ को किस भाषा में अनुवाद किया? तो पतंजलि के व्याकरण ग्रंथ को, सबसे पहले बताओ पतंजलि का जो बुक होगा वो तो भारतीय भाषा में होगा, तो भारतीय भाषा को भारतीय भाषा में तो करेगा नहीं, तो आंसर ये कट गया। अब यूनान के लिए क्यों करेगा? ये भी कट गया, अरबी होगा, ठीक है ना। क्योंकि बताए थे ना कि जो भारतीय भाषा है, जो भारतीय भाषा है उसका अनुवाद अल-बिरूनी किस भाषा में करता है? अरबी। अल-बिरूनी ने यूक्लिड के गणित के कार्यों का किस भाषा में अनुवाद किया? तो यूक्लिड क्या है? यूनानी गणित है, यूनान का किस भाषा में करेगा? ब्राह्मण दोस्त के लिए संस्कृत में, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी ठीक है, चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। अल-बिरूनी ने यूक्लिड के कार्य का अनुवाद किनके लिए किया था? तो अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए, क्योंकि जो ब्राह्मण मित्र है आर्यभट्ट में मैथ में भारत के लोग विश्वास करता था। फिर है यहाँ पे, इस पाठ्यांश के अनुसार अल-बिरूनी किन दो सभ्यताओं का विचारों का आदान प्रदान की भूमिका निभा रहा है? मतलब अल-बिरूनी किन सभ्यताओं को आपस में जोड़ना चाह रहा है? तो भारत और यूनानी या फिर अरबी, भारत यूनानी और अरबी, इसी को करना चाह रहा है, ठीक है। तीसरा का आंसर क्या होगा? संस्कृत होगा ना ये तीसरा का आंसर। यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन कौन था, दूसरा का आंसर देखो तो अरबी, देखो बोले ना अरबी ही होगा इसका।
आते हैं थोड़ा इधर आइए, ये सवाल को देखिए। अल-बुरूनी ने अपने लेखन में प्रत्येक अध्याय के लिए एक विशेष शैली का प्रयोग किया। सही बात है, जब भी वो कोई चीज़ लिख रहा है तो एक मतलब कि जो है एक अलग प्रकार की शैली का वो प्रयोग कर रहा है। और वो अनुक्रम सीक्वेंस क्या है, वो किस सीक्वेंस को फॉलो करता जा रहा है अल-बुरूनी। तो अल-बुरूनी क्या करता है ना कि जब भी कोई चीज़ लिखता है तो सबसे पहले एक प्रश्न पूछता है। ठीक है, सबसे पहले क्या करता है, प्रारंभ में एक प्रश्न पूछता है, फिर उसको क्या करता है, जो भी संस्कृतिवादी परंपरा है उसको वर्णन करने का कोशिश करता है। और अंत में फिर क्या करता है, वो तुलना करता है। तो पहले क्या करता है, प्रश्न पूछा, फिर जो सांस्कृतिक परंपरा उसको वर्णन किया, अंत में वो तुलना किया। इसी सीक्वेंस में वो सारा किताब लिखा हुआ है। ठीक है, हम बताए भी थे, एक सवाल भी पूछा था कि वो शुरुआत कैसे करता है, किस सीक्वेंस से, तब प्रश्न से, अंत कैसे करता है, तो संस्कृति का तुलना से। जैसे कि यहाँ पे तुलना किसका किसका किया है, तो भारतीय संस्कृति का तुलना किया है अरबी या फिर यूनानी संस्कृति से। अल-बुरूनी की भाषाई दक्षता और उनके अनुवाद कार्यों में निम्नलिखित विषयों पर विचार करें। ठीक है ना, चलिए। अल-बुरूनी अरबी, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषाओं से परिचित था, बिल्कुल। अल-बुरूनी सारा भारतीय भाषा को जानता था, इतना बात मैं कहूँ। ठीक है, उन्हें संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रंथों के अरबी में अनुवाद और रूपांतरण को पढ़ा, बिल्कुल। जैसे कि अरबी में किसका अनुवाद किया था, कौन का, जैसे कि आपको याद है पतंजलि का बुक का किया था अरबी में अनुवाद, वो भारतीय भाषा में ही तो था, तो ये भी सही है। वह इन ग्रंथों का लेखन सामग्री और शैली से पूर्णतः संतुष्ट था, उसमें कोई सुधार नहीं चाहता था, ये गलत है। देखो अल-बुरूनी क्या था, अल-बुरूनी का जो दृष्टिकोण है वो आलोचनात्मक था, इसी कारण तीसरा वाला गलत है। अल-बुरूनी जो क्या है, जो भारतीय ग्रंथ में लिखा था उसका कहीं कहीं पे आलोचना करता था और उसमें सुधार करने का उसका कामना था, उसमें चाहता था कि मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार वो होना चाहिए। तो केवल पहला दूसरा सही है। अब ये पूरा लिखा हुआ है, खाली टाइम में इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम कोई चीज़ बता दे रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि जो अल-बुरूनी है ना, अपना जो ग्रंथ में किसका किसका जानकारी देता था, धर्म का, दर्शन का, त्यौहार का, खगोल विज्ञान का, कीमिया का, रीति रिवाज का, प्रथाओं का, सामाजिक जीवन का, भार तौल का, मापन विधियों का, मूर्ति कला का, कानून का, मापतंत्र का, विज्ञान का, इन सभी विषयों को मिलकर कुल 80 विषयों को अध्याय में बांटा हुआ है अपने किताबुल हिंद में। तो कहाँ का आपको कन्फ्यूजन होगा, अगर एमसीक्यू में फंसाएगा, आपको लगेगा उसमें मूर्ति कला के बारे में नहीं बोला है। देखो मूर्ति कला के बारे में बोला है, आपको लगेगा मापन विधियों के बारे में नहीं बोला, मापन विधियों के बारे में बोला है। ठीक है, बाकी तो आप बना के आ ही जाओगे एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिए, आइए, अब इब्न बतूता के ऊपर सवाल आता है। इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखे गए यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है, तो रूहेला। यहाँ पे याद रखना है, रूहेला की भी भाषा क्या थी, अरबी थी। आपको पता है इब्न बतूता का जो फैमिली है वो भी शरीयत जो कानून होता है मुस्लिम, उसका जानकार था। ठीक है, इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के किस शहर में हुआ था, तो इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के तंजीर में हुआ था। तो कैसे याद करेंगे हम लोग, तंज मार रहा है, किस बात का तंज है भाई, किस बात का तंज है, तो बात से क्या हो जाएगा, बतूता, तंज से तंजिया। इब्न बतूता, एक सेकंड, इब्न बतूता, आइए, इब्न बतूता किस वर्ष मध्य एशिया के रास्ते होके स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा, तो 1333। इनडायरेक्टली कहना चाह रहे कि वो भारत कहाँ पहुंचा, तो 1333। ठीक है, 1333 कैसे याद रखें, हैट्रिक, इब्न बतूता क्या हमारा हैट्रिक, यानी कि 14वीं सेंचुरी में पहुंचा। दूसरा बात यहाँ से और क्या सवाल निकल सकता है कि वो स्थल मार्ग से पहुंचने वाला यात्री था। दूसरी बात याद रखना है कि वो सबसे पहले भारत में आने से पहले कहाँ पहुंचा था, तो सिंध पहुंचा था, सिंध के रास्ते आया था।
तो कैसे याद रखेंगे, तो पहले मिला था वो सिद्धू पाजी से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता की विद्वता से प्रभावित होकर उसे किस पद पर नियुक्त किया। तो एमबीटी क्या था, इब्न बतूता से उसका ट्यूनिंग अच्छा बैठ गया, जिस कारण एमबीटी ने इब्न बतूता को क्या दिया, कौन सा पद दिया, तो दिल्ली का काजी बनाया था उसको, न्यायाधीश, ठीक है। 1342 में सुल्तान ने इब्न बतूता को दूत के रूप में कहाँ जाने का आदेश दिया। तो 1342 में आपको याद रखेंगे इब्न बतूता को जो एमबीटी है चीन भेजा था। कहाँ भेजा था, चीन। वापस ये चीन से 1347 में ही आ गया था, याद रखेंगे। और जैसे ही वो चीन जाता है तो वो बहुत सारा मार्गों का अनुसरण करता है, कौन, इब्न बतूता। चीन जाने के मार्ग में इब्न बतूता ने कहाँ गया, मालदीव गया था, हाँ मालदीव गया था। और मालदीव में कितने महीने रहा, ये तो बात याद रखना है। अब मालदीव में कितने महीने वो क्या कर रहा था, तो मालदीव का भी वो काजी पद पे कार्य किया है। जब वो चीन जाने वाला था ना, तो वो मालदीव होकर भी गया था, तब मालदीव में उसको क्या हुआ, 18 महीने तक रुकना पड़ा, जिसके कारण वहाँ पे उसको काजी के रूप में भी काम करना पड़ा, ठीक है। याद रखो, हो गया, हो गया। इब्न बतूता की पुस्तकों के स्थान पर ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना, किसे मानता है। इब्न बतूता बोला कि आपको दुनियादारी का ज्ञान चाहिए तो वो पुस्तक में नहीं है। आपको ज्ञान क्या है चाहिए तो पुस्तक में नहीं है। आपको ज्ञान चाहिए तो आप यात्रा कीजिए। क्या चाहिए, यात्रा। उसको यात्रा पे ज़्यादा प्रेफर किया, ना कि बुक्स पे प्रेफर किया। ऐसा बात नहीं है कि इब्न बतूता पढ़ा लिखा नहीं था। आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ कि इब्न बतूता पढ़ा लिखा था, उसका परिवार अच्छा परिवार से था, लेकिन फिर भी वो बोला कि यात्रा से ज़्यादा ज्ञान होता है बुक के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इब्न बतूता किताबी ज्ञान से ज़्यादा वास्तविक यात्रा के आधार पर अनुभव में विश्वास करता था। हो गया क्लियर सवाल। अब ये वाला देखिए, इब्न बतूता की वृत्तांत जो है रूहेला, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। फारबी भाषा में पहले ही गलत पकड़ा गया भैया, अलबरूनी का हो या इब्न बतूता को, सब ये अरबी भाषा में है। इब्न बतूता 14वीं शताब्दी में उपमहाद्वीप के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का विवरण देता है। बिल्कुल 1333 में आया था, एमबीटी के समय, उसी के समय का देता है जानकारी। यह पूरी तरह कल्पना कहानियों पर आधारित है, पूरी तरह से कल्पना कहानियों पर आधारित है। गलत, कल्पना थोड़ी रियलिटी है। 12वीं शताब्दी में लिखा, गलत। 14वीं शताब्दी में लिखा था, केवल बी सही है। कौन करा सही है इसमें से। इब्न बतूता का जन्म मोरक्को के किस शहर में हुआ था, यही पूछ रहा है। तो तंजीर में हुआ था। क्या बताए थे, किस बात का तंज। ऐसे पूछ सकता है किसका जन्म तंजीर में हुआ था, तो इब्न बतूता। सन 1333 में स्थल मार्ग से भारत पहुंचने वाले इब्न बतूता सबसे पहले कहाँ पहुँचे। तो सबसे पहले पहुँचे थे ये स्थल मार्ग से सिद्धू पाजी के पास, सिंध में। 1342 में इब्न बतूता की सुल्तान के दूत के रूप में कहाँ गए थे, तो वो कहाँ गए थे, 1347 में चीन गए थे। अब ये सवाल देखो, ये बहुत अच्छा है। जो बतूता की चीन का यात्रा है, तो उसके दौरान उसने मालाबार तट से होके सबसे पहले किस द्वीप पे यात्रा की। मतलब कि वो चीन जाता है, क्या है, वो चीन जाता है, लेकिन चीन पहुंचने से पहले वो बहुत सारा यात्रा करता है। वो किस द्वीप पर गया, यही पूछ रहा है। तो चीन पहुंचने से पहले वो मालदीव पर गया था। कौन सा द्वीप पे गया था, मालदीव पे। कैसे याद कराए थे, तो चीन से पहले वो क्या खाया, माल खाया। क्या खाया, माल वगैरह खाया, और तब वो चीन की ओर निकल गया। ऐसे आप याद कर सकते हो उसका यात्रा का रूट, ये भी इम्पोर्टेंट है। SDM MC, S से हो जाएगा सिंध, D से दिल्ली, फिर M से देखो यही मालाबार, फिर M से मालदीव, और फिर चीन। तो चीन से पहले कहाँ गया था, किस द्वीप पे, मालाबार, मालदीव पे। मालदीव से पहले कहाँ, मालाबार। और आपको पता है ना कहाँ का वो 18 महीने तक काजी रहा था, ये बताइए। तो बताइए कहाँ का रहा था। देखो
मालदीव का। यहाँ पे 18 महीने काजी भी रहा था। तो ऐसे याद कर सकते हो कि मालदीव में जब माल खाया ना तो 18 महीने तक माल खाया, 18+ माल खाया। क्या खाया? 18+ माल। अब क्या है, ये वाला जो चार्ट हम बता रहे हैं कि चीन कैसे कैसे पहुंचा, ये समझ लो। तो सबसे पहले तो सिंध दिल्ली 1333 में सिंध सिंध पहुंचा, फिर उसका दिल्ली गया, उसके बाद कहाँ गया? मालाबार गया। कहाँ गया? सबसे पहले मालाबार गया, फिर मालदीव गया, जहाँ पे वो 18 महीने तक काजी पे रहा, काजी के पद पे रहा, 18+ माल खाया, माला से मालदीव, फिर श्रीलंका गया, और फिर पुनः मालाबार और मालदीव गया, क्योंकि इसको मन नहीं लग रहा था माल के बिना। श्रीलंका गया, फिर श्रीलंका के बाद कहाँ गया था? सुमात्रा द्वीप गया था। उसके बाद चीन के बंदरगाह जैतून पहुंचा, उसके बाद चीन के बंदरगाह जैतून पहुंचा। तो कहाँ कहाँ है? सिंध गया 1333। उसके बाद कहाँ गया? दिल्ली। दिल्ली के बाद दोस्त कहाँ पर आया था? तो मालाबार। मालाबार के बाद कहाँ पे था? 18+ माल खाया, मालदीव में 18+ माल खाया। मालदीव के बाद वो कहाँ चला गया था? श्रीलंका। श्रीलंका में के बाद कहाँ गया? पूना, मालाबार और मालदीव गया। श्रीलंका के बाद कहाँ गया? सुमात्रा, सुसु करने, माल खा लिया, फिर सुसु कर दे गया सुमात्रा। फिर उसके बाद वो चीन के शहर कहाँ चला गया? कौन सा बंदरगाह? तो जैतून। ठीक है, तो ये क्रम है, इसको याद रखें। ठीक है। इब्न बतूता किस वर्ष भारत आया? वही इनडायरेक्टली सवाल घुमा के पूछ रहा। 1333 में हैट्रिक मारा। और ये बता दिए कि बतूता का परिवार जो है मुस्लिम शरीयत का कानून का अच्छा जानकार भी था। ये पूरा बुक में दिया हुआ है, अब इसको देख सकते हो। ठीक है, क्या क्या बात है। आइए अब यहाँ पे, इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था? 14वीं सेंचुरी में। अब इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा कितने दिन के समय लगा? अभी अलग अलग जगह से इसका यात्रा किया था, इसमें अलग अलग दिन लगा था। मुल्तान से दिल्ली लगा था इसको 50 दिन। मुल्तान से दिल्ली कहाँ लगा? 50 दिन। ठीक है, हैट्रिक मारा मुल्तान से दिल्ली में। फिर है, बतूता की तुलना किस प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री से की जाती है? तो देखो 14वीं सेंचुरी में ही, 30 सेंचुरी में ही, 13 सेंचुरी में, तेरे को मारे 13 सेंचुरी में जो मार्को पोलो है वो भी यात्रा किए थे वेनिस से चीन तक। तो ये भी चीन गया था मार्को पोलो भी, पोलो टॉफ़ी खाने। वेनिस मतलब इटली। तो वेनिस से चीन ये भी गया था मार्को पोलो, पोलो टॉफ़ी खाने। इस कारण इसकी तुलना बतूता से की जाती है। ग्वालियर से दिल्ली कितने दिन में तय किया? तो बहुत कम रास्ता है, तो 10 दिन। ये जो कितना दिन से यात्रा कर रहा है ना, इसमें या तो आंसर 50 होगा, या फिर 40 होगा, या फिर 10 होगा। 40 दो बार नाम मिलता है, लेकिन मुल्तान क्या है, अर्धशतक बनाया, तो मुल्तान से दिल्ली हो जाएगा 50 दिन, और दिल्ली से ग्वालियर हो जाएगा 10 दिन। बाकी कुछ भी पूछे आंसर तो 40 दिन मारना। इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान किन खतरों का विशेष रूप से उल्लेख किया था? तो उसको लूट लिया गया था, कई बार वो बीमार भी हो गया था, समुद्र तूफान, ये सब का कोई जिक्र नहीं है, जंगली जानवर सब का कोई जिक्र नहीं है परेशानी में। अब देखो, या तो 40 होगा आंसर, या 50, या 10 दिन लगता है। मुल्तान से दिल्ली कितना लगता है? 40 दिया हुआ है। सिंध तो और दूर हो गया ना, तो वहाँ से 50 दिन। दौलताबाद से भी दिल्ली गया था तो 40 दिन, और ग्वालियर से दिल्ली गया था तो 10 दिन। इट्टी गाड़ी में पूछा हुआ भी है, तो बस याद रखें ये सिद्धू पाजी हैट्रिक मारे, 50 मारे सिद्धू पाजी।
और ग्वालियर वाला तो लग ही रहा है 10 दिन में हो जाएगा। अब बाकी जो बच गया वो 40 दिन हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आते हैं। ऐतिहासिक शहर जैतून, ऐतिहासिक शहर जैतून को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चीन का शहर है, इसे कौजांडू के नाम से जाना जाता है। जब इब्न बतूता चीन गया था ना, तो वो चीन के किस बंदरगाह पे रुका था? जैतून पे पहुंचा, जिसको कवांजू भी बोला जाता है। मार्को पोलो याद है? तेरो को मारे से ट्रिक याद कराए थे, 13वीं सेंचुरी में आया था। और वो पोलो ट्रॉफी खाने कहाँ गया था? चीन गया था। और भारत की यात्रा की थी कहाँ से? तो वेनिस यानी कि इटली से चीन की यात्रा किया था। और इसकी तुलना किससे किया जाता है? तो इब्न बतूता भाई से किया जाता है, क्योंकि इब्न बतूता भी 1342 में कहाँ गए थे? चीन गए थे। इब्न बतूता के अनुसार मुल्तान से दिल्ली की यात्रा तय करने में कितना दिनों का समय लगा? अब देखो, मुल्तान से दिल्ली है, मुल्तान से दिल्ली कितना है? 40 है। दौलताबाद से भी दिल्ली कितना है? 40 है। सिद्धू पाजी कितना मारे? 50 सेंचुरी मारे। दिल्ली से ग्वालियर सबसे नज़दीक रास्ता है, तो 10 दिन। इब्न बतूता एक खट्टी यात्री था, बिल्कुल। उसके साथ बहुत चीज़ गलत हुआ, भारत में लुटा गया, बीमार पड़ गया, लेकिन फिर भी वो अड़ा रहा कि हम यात्रा करेंगे। उसने उत्तर पश्चिम अफ्रीका में अपने घर से दुरुस्त मध्य एशिया के कई हिस्सों में यात्रा की, बिल्कुल। वो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका से निकला, दक्षिण पश्चिम नहीं है, उत्तर पश्चिम अफ्रीका है, ठीक है। और वहाँ पे से मध्य एशिया के कई हिस्सों में यात्रा किया। उसके दौरान उसने ये मान्यता रखा, देखा, उसके बारे में है, इसको पढ़ सकते हो रोक के। इब्न बतूता को सबसे पहली बात, मुल्तान से जब दिल्ली की यात्रा कर रहा था तो उसको किन समस्याओं की सामना करना पड़ा? तो याद रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि किस यात्रा के दौरान वो लुटा गया था, तो मुल्तान से दिल्ली के दौरान, जिसमें 40 दिन लगा था, तो उसमें वो लुटा गया था मुल्तान में। इब्न बतूता अपने गृह देश वापस जाने के पहले किन क्षेत्रों की यात्रा कर चुका था? तो उत्तरी अफ्रीका कर चुका था, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और चीन, ये सब कर चुका था। याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका नहीं किया था। बाकी तो एशिया का तो किया ही था, एशिया का। दक्षिण एशिया भी नहीं किया था, ठीक है। पश्चिम एशिया किया था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को वापस जाने पर वहाँ के स्थानीय शासक ने क्या आदेश दिया? इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। उसका जन्म कहाँ था? तंजीर हुआ था। तो वहाँ का स्थानीय शासक उसको क्या आदेश दिया कि उसकी जो कहानियाँ हैं और यात्रा वृत्तांत है उसको लिखो, जो तुम वहाँ से देख के आए हो उसको लिखो। 1440 के दशक में दक्षिण भारत की यात्रा करने वाला लेखक कौन था? 440 कौन था? अब्दुल था। 440 कौन था? अब्दुल था। 15वीं सेंचुरी में आया। इब्न बतूता एक हथेली यात्री क्यों कहा गया? क्योंकि इसको कई समस्या के बावजूद वो लंबी यात्रा किया। अब ये बता देखो, इब्न बतूता की यात्रा विवरणों श्रुति लेखों को लिखने के लिए किसे नियुक्त किया? इब्न बतूता को आदेश दिया ना राजा कि आप क्या करो, अपना यात्रा वृत्तांत को लिखो, तो उसको लिखवाने के लिए राजा किसको नियुक्त किया था? तो इब्न जूजे को ऐसे याद कर सकते हो, जूजी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? जूजी को। तो किसको नियुक्त किया था इब्न बतूता? तो जूजी को नियुक्त किया। किसको नियुक्त किया? जूजी को। 440 कौन था? अब्दुल था। इनमें से कौन सा यात्री भारत में इतना प्रभावित हुआ कि वह कुछ समय के लिए सन्यासी बन गया? तो यानी कि भारत में ही रख दिया, तो जिसके नाम में वली हो गया। तो वली क्या हो गया? भारत में ही फना हो गया, ऐसे याद कर सकते हो। और वली भारत में ही फना हो गया। और ये कब आया था? इसका डेट भी दिया हुआ है में 1620 में सोडस महाजनपद में T20 खेलने आया वली। 1620 में सोडस महाजनपद में वली T20 खेलने आया। याद रहेगा कब आया था? 1620। एकदम बीच का क्वेश्चन है ये, 1620।
वली। अच्छा, यहाँ पे जो दिया हुआ है शेख अली हाजिन किस दशक में उत्तर भारत आए थे? तो शेख अली हाजिन सबसे पहली बात कहाँ आए थे? उत्तर की दक्षिण, तो उत्तर भारत में आए थे। कब आए थे? 1740 में। 1620 में कौन आया था? आपका वली आया था। ठीक है, 1740 में आए थे। कैसे याद रखेंगे? तो एक बात और भी इनके बारे में बोला जाता है, ये जो शेख आए थे ना, तो इनको भारत से क्या हुआ था? निराशा हुआ था, क्योंकि भारत से इनको घृणा हो गई थी शेख को। और याद रखेंगे 17 पे खतरा 440 को, 17 पे खतरा 440 को, 17 पे खतरा 440 को, क्योंकि भारत में इनको निराशा हुआ, 1400 से 1800 के बीच भारत आए अधिकांश यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखे? 1400 से 1800 के बीच अरबी? नहीं, देखो पहला ही ऑप्शन लिखा हुआ अरबी नहीं। अधिकांश पूछा जा रहा है, ठीक है ना। इसके पहले 2 अरबी में लिखा गया था, रूहेला। तो इब्न बतूता कब आया था? 14 सेंचुरी में, 1333 में। और अल बुरूनी आया था, किताबुल हिंद लिखा था, तो वो कब आया था? 10 से 11 सेंचुरी में। ठीक है, उसको कब लेके आया था मोहम्मद गजनबी? 17 पे खतरा 1017 में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1400 से 1800 के बीच तो किस भाषा में लिखा गया? तो फारसी। कैसे याद कराए थे? तो 1400 से 1800 के बीच मध्य भारत फंस गया फारसी भाषा में, भारत फंस गया फारसी भाषा के चक्कर में। याद रहेगा। राजा के निर्देशों के अनुसार इब्न बतूता के वृत्तांत किन विषयों का समावेश करना आवश्यक था? राजा बोला कि जब आप वृत्तांत लिखिएगा बुक, तो किन किन चीज़ों को ज़रूर से क्या कीजिएगा? समावेश कीजिएगा। तो बोला राजा कि वहाँ का जो शासक है उसको समावेश करना, वहाँ का जो संत है उसको समावेश करना, वहाँ का जो रोचक घटना है उसको भी समावेश करना। मतलब कि शासक, संत और घटना, वो तीनों को बोला समावेश करने के लिए। यानी कि युद्ध को और सैन्य अभियानों को विवरण देने का बात बोला था? नहीं। क्योंकि ऐसा किस लिए बोल रहा है? कि राजा का निर्देश था कि उन शासकों और संतों के बारे में बताया जाए जिसने इब्न बतूता मिला है, ताकि ये सब बात बताएगा ना कि हाँ देखिए वहाँ पे राजा गए तो बहुत मूर्ख राजा था, एमबीटी सही करता था, गलत हो जाता था उसे, संत कितना ढोंगी था। इन सब बात सुन के वहाँ पे राजा को क्या मिल सके? आँखों को प्रशंसा मिल सके, राजा को मज़ा आए सुनने में। युद्ध वगैरह के बारे में बता देता तो उस समय तो भारत आगे था, तो राजा क्या हो जाता? निराश। इसी कारण युद्ध वगैरह के बारे में नहीं बोला लिखने के लिए, बोला कि केवल यही सब जो बात है लिखिए, बकचोदी बात। फिर यहाँ पे 1620 में यात्रा करने वाली उस यात्री का नाम बताइए जो सन्यासी भी बन गया। पहली तो बात है, सन्यासी कौन बन गया था? वली बन गया था। कैसे याद कराए थे हम? तो सोरडस महाजनपद में T20 खेलने आया था वली, लेकिन सन्यासी बन गया। फिर यहाँ पे 1740 के दशक में, 1740 के दशक में तो 17 पे खतरा 440 को, क्योंकि यहाँ पे क्या हुई? उसको निराशा हुई, तो उसको निराशा भी हुआ था और भारत से घृणा करने लगा। वह कौन था? तो शेख था, शेख को निराशा हुई थी। अब्दुल रज़ाक याद रखे 440, वो 1440 में आया था। इब्न जूजी कौन है? इब्न जूजी थी वही है जिसको चीन का राजा इब्न बतूता जो बोलता था उसको लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। वली वही है जो भारत में सन्यास बन गया था, 1620 में आया था T20 खेलने। बताओ इतना क्लियर हुआ? ठीक है सर, ये क्लियर हो गया। इसमें जो लिखा हुआ है इसको पढ़िए, ठीक है, मन करे तो पढ़िए इसको। ऐसे यहाँ पर देख लीजिए, यही लिखा हुआ है। एक सेकेंड दोस्त। तो हम लोग यहाँ पे थे। देखो बुक में यही 3 डेट जो दिया है इम्पोर्टेंट है कि 1440 में यानी कि 440 में अब्दुल रज़ाक आया समरकंदी हैरात से, जो कि दक्षिण भारत गया था विजयनगर साम्राज्य में। 1620 में 16 महाजनपद में T20 खेलने आया था मोहम्मद वली, तो वली क्या हो गया?
भारत में T20 खेलने के बाद सन्यासी बन गया 1740 में, यानी कि 17 पे खतरा हुआ 440 को, क्योंकि यहाँ पे शेख को क्या हुआ था, भारत में निराश हुआ था, ये उत्तर भारत में आया था, भारत से घृणा किया। तो ये तीनों डेट तीनों इसको याद रखेंगे। अब ये वाला देखिए, यहाँ पे है फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने साल तक रहा था, तो 12 साल तक रहा था। कैसे याद रखेंगे, बर्नियर 12 बनच्चर। दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण पर लिखने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री, देखो किस पे लिख रहा है, दक्षिण भारत पे। दक्षिण भारत के भी किस पे, व्यापार और समाज पे। तो बताओ कौन लिखेगा व्यापार और समाज पे। व्यापार पे तो याद आता है बारबोसा लिखता है, समाज पे याद है सती प्रथा पे लिखा था। तो बारबोसा कैसे याद करेंगे, बारबोसा बार व्यापार के बारे में लिखता है। फ्रांसीसी बर्नियर पेशे से क्या था, तो बर्नियर बनच्चर क्या था पेशे से, तो ये चिकित्सक था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। और ये किसका चिकित्सक था, तो ये दारा सिकोह पहलवान है, उसका चिकित्सक था। इसी कारण तो दारा सिकोह क्या है, बहुत तंदुरुस्त हुआ। उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछ रहा, कौन फ्रांसीसी जौहरी भारत में कम से कम 6 बार यात्रा किया। तो एक तो फ्रांसीसी भी होना चाहिए, दूसरा जौहरी भी होना चाहिए, और 6 बार यात्रा भी किया। तो जौहरी यानी कि ट्रेवेर्नियर, जो हीरा का जौहरी है चक्का, वो हीरा का व्यापारी जो था चक्का, वो 6 बार यात्रा किया। ठीक है, तो कौन था, ट्रेवेर्नियर। बर्नियर ने भारत की स्थिति की तुलना किससे किया था, तो बर्नियर ने भारत की स्थिति की तुलना किससे किया था, तो बर्नियर ने भारत की स्थिति की तुलना यूरोप की स्थिति से किया था। किससे किया था, यूरोप से किया था। ये देखो बर्नियर, एक चीज़ याद रखेंगे, बर्नियर क्या था, बनच्चर था। ये बनच्चर क्या, एक चीज़ इसका कॉन्सेप्ट थीम है कि ये भारत को, जो मुग़ल साम्राज्य था या भारत था, उसको हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास किया है पूरा चैप्टर में। और ये बनच्चर क्या कर रहा है, यूरोप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये फ्रांस से आया था तो वहाँ पे सर्वश्रेष्ठ इसको दिखाने का बात कर रहा था। अब यहाँ पे एक सेकंड, कहाँ गया, अब यहाँ पे कि अब यार आ जाए इधर। दक्षिण भारत में व्यापार और समाज का विस्तृत विवरण पर लिखने वाले प्रसिद्ध यूरोपीय लेखक कौन था। अब यहाँ पे देखो व्यापार पे और समाज पे, तो वो तो लिखा है बर्नियर, नहीं बारबोसा ही लिखा हुआ है व्यापार और समाज पे। फ्रांसीसी जौहरी ट्रेवेर्नियर ने कम से कम कितनी बार यात्रा की, तो 6 बार चक्का यात्रा किया, 6 बार चक्का यात्रा किया। चक्का इसको क्यों बोल रहे हैं ट्रेवेर्नियर को, क्योंकि ये हीरा व्यापारी था। तो हीरा कौन पहनता है, चक्का लोग। अब ये वाला देखो, किसका मन भारत में ही लग गया था, यूरोप नहीं गया था कभी, तो वो है मनुकी। मनुकी का मन भारत में ही लग गया। और दूसरा एक वली थे, यहीं पे फना हो गए थे। ये आए थे 1620 में T20 खेलने 16 महाजनपद में। फ्रांसीसी बर्नियर भारत में कितने वर्षों तक रहा था, तो बनच्चर भारत में 12 वर्षों तक रहा था। कैसे याद कराए थे, तो 56 छुरी बनच्चर, 56 छुरी बनच्चर, 56 छुरी बनच्चर, 56 छुरी बनच्चर। अब यहाँ से 12 साल जोड़ लोगे तो अपना डेट निकल जाएगा, ये 1668। बस ये याद रखो, 56 छुरी बनच्चर, 56 छुरी बनच्चर, यानी कि 17वीं सेंचुरी में आ रहा है। तो कैसे याद रखोगे, 1656 से 1668 के बीच आया। ठीक है, 56 से 56 छुरी से बनच्चर की यात्रा शुरू। अब यहाँ पे जो बर्नियर था किसका चिकित्सक था, तो ये दारा सिकोह का चिकित्सक था। कैसे याद रखेंगे, तो दारा सिकोह तभी तो एकदम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त था क्योंकि इसके पास क्या था, अपना चिकित्सक था। फिर है, बर्नियर ने अपनी प्रमुख कृति को फ्रांस के किस शासक को समर्पित किया, तो पहला सवाल यही है, कौन जो यात्री है फ्रांस के शासक को समर्पित किया, तो बर्नियर। सबसे पहले तो दोस्त इसमें आप यही समझो कि कौन अपने शासक को समर्पित किया, कौन ऐसा यात्री है, तो बनच्चर अपने शासक को समर्पित किया। क्योंकि बनच्चर जो है क्या करना चाहता था, तुलना करके
तुलना करके फ्रांस का तुलना भारत से करके फ्रांस को बढ़िया दिखाना चाहता था, राजा की नज़रों में अच्छा बनना चाहता था बनच्चर, इसका तुलना किया। और फ्रांस का सबसे फेमस राजा कौन है? लुई 14, लुई 14। तो ये होगा, इसी को समर्पित किया बोका 14 को। अब यहाँ पे बर्नियर द्वारा पूर्व, देखो बनच्चर तुलना किया, पूर्व और पश्चिम का तुलना किया, इसके संदर्भ में क्या कथन सही है? तो बर्नियर ने भारत में जो देखा उसकी तुलना सामान्यतः यूरोप की स्थिति से की। बिल्कुल, तुलना करने का काम बनच्चर ही करता है। उसने अपनी प्रमुख कृति फ्रांस के लुई 14 को समर्पित किया। बिल्कुल, बर्नियर के अनुसार भारत की स्थिति यूरोप के हुए विकास की तुलना में काफ़ी दयनीय थी। बिल्कुल सही है। बर्नियर भारत को क्या दिखाना चाहता था? नीचा, और यूरोप को बढ़िया दिखाना चाहता था। बर्नियर एक आगे कॉन्सेप्ट भी लाएगा कि निजी भूमि स्वामित्व का, जो कि कहाँ पर होगा? यूरोप में ये सिस्टम तो होगा, लेकिन भारत में ये जो सिस्टम नहीं होगा। और इसी के आधार पर ये दिखाना चाहेगा कि देखिए भारत में ये सिस्टम नहीं ना है, तो भारत क्या हो रहा है? बहुत नीचे जा रहा है। यूरोप में ये सिस्टम है तो यूरोप कहाँ जा रहा है? बहुत ऊपर जा रहा है। इस कारण ये जो निजी स्वामित्व है, इसको रहना किसी भी देश के लिए आवश्यक है। अब है यहाँ पे कथन, बताइए, मिलाइए। बर्नियर क्या करता है? भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से करता है। नहीं भाई, बर्नियर ईरान और ओटोमन साम्राज्य से करके क्या करेगा? वो जिस देश से आया है, कहाँ से आया है? फ्रांस से, तो उससे ना करेगा। ठीक है, तो ये गलत है पहला, तीसरा कथन। फिर आता है ट्रेवेर्नियर ने भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। ठीक है ना, ट्रेवेर्नियर भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था। बिल्कुल, ट्रेवेर्नियर क्या है? भारत की व्यापारिक स्थितियों से बहुत प्रभावित था, क्योंकि ये कौन सा व्यापारी था? हीरा का व्यापारी था, तो प्रभावित तो होना ही था। हाँ, लेकिन एक चीज़ देखिए, एनसीईआरटी में नोट करके लिखा हुआ है। अब जो ये सब जितना दिखाई पड़ेगा ना व्याख्या, वो एनसीईआरटी के अनुसार ही व्याख्या होगा। तो अब आप बुक पढ़िएगा चाहे नहीं पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, व्याख्या पढ़ लेना। ये सब लिखा हुआ एनसीईआरटी का ही व्याख्या है। हाँ, आपको पता है यहाँ पे ट्रेवेर्नियर के बारे में एक बात लिखा हुआ है कि ट्रेवेर्नियर ने भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से की थी, ना कि बर्नियर ने। तो ट्रेवेर्नियर भी तुलना करता है, लेकिन वो भारत का किससे करता है? ईरान और ओटोमन साम्राज्य से। कैसे याद रखेंगे इस लाइन को? तो ट्रेवेर्नियर ने ट्रेन में बैठे बैठे भारत की तुलना ईरान और ओटोमन साम्राज्य से किया। ईरान और ओटोमन साम्राज्य से किया था। ठीक है, और एक चीज़ है यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है रॉबर्ट नोबिली के बारे में। ये बहुत हिडन पर्सनालिटी है, आपको जल्दी बुक में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसने क्या किया था कि भारतीय ग्रंथ का यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया था। भारतीय ग्रंथ का यूरोपीय भाषा में अनुवाद कौन किया था? तो ये किया था। अब यहाँ पे जाके अलबरूनी का नाम नहीं दे देना, क्योंकि अलबरूनी क्या किया था? यूनानी भाषा का संस्कृत में किया था, और संस्कृत का अरबी में किया था। ठीक है ना, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भारतीय ग्रंथ यानी कि संस्कृत भाषा का यूनानी में कौन किया था? तो वो किया था रॉबर्ट नोवेली। याद रहेगा। इसको कैसे याद रखें सर? तो एनसीईआरटी रॉबर्ट नोवेली कौन है? तो रॉबर्ट नोवेली क्या है? इसको ऐसे याद कर सकते हैं, रॉबर्ट नोवेली एक रोबोट था। क्या था? तो रोबोट था। और रोबोट क्या किया कि जो भारतीय ग्रंथ है ना, जो संस्कृत में लिखा था, उसको यूरोपीय भाषा में कन्वर्ट किया। ऐसा काम तो बस रोबोट ही कर सकता है, कन्वर्ट वाला। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे। अब ये पेज पढ़ने के लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब सारा व्याख्या आपको यहाँ पर मैं लिख के दे रहा हूँ एनसीईआरटी का। ठीक है, आपको बस इस पेज में हम एक रॉबर्ट नोवेली के बारे में दिखा दे रहे हैं कि कहाँ पर दिया था रॉबर्ट नोवेली के बारे में। यहाँ देखो, एकदम छुपा हुआ क्वेश्चन है, हमने ध्यान भी नहीं दिया था पहले। जेसुइट रॉबर्ट नोवेली। ठीक है, धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया ये। आइए अब ये सवाल, बर्नियर के अनुसार इस देश की प्रथा
के अनुसार मुग़लों से क्या अपेक्षा की जाती थी। देखो बर्नियर जो है मुग़ल सेना से काफ़ी जुड़ा हुआ था, वो काफ़ी ऐसा यात्रा है जो मुग़ल सेनाओं के साथ किया था। तो बर्नियर ऐसा मानता था कि मुग़ल सेना है ना, ऐसा कौन सा काम करते थे। तो बर्नियर का ऐसा मानना था कि मुग़ल सेना के पास या मुग़लों के पास अच्छे तुर्कमेनिस्तान घोड़े रहते थे, अच्छे तुर्कमेनिस्तान घोड़े रखे रहते थे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, बर्नियर कई बार मुग़ल सेना के साथ यात्रा किया। इसमें से प्रमुख एक कश्मीर कूच भी किया था बर्नियर, मुग़ल सेना के साथ कश्मीर कूच का विवरण दिया। और उसी कश्मीर कूच का विवरण आपके एक बुक में दिया हुआ है, जिसमें बोला जाता है कि मुग़ल राजकुमार से ये उपेक्षा की जाती थी मुग़लों से कि वे अच्छे तुर्कमेनिस्तान घोड़े रखें। यात्रा के दौरान बर्नियर को कौन कौन से सेवक होते थे। अब बर्नियर है तो वो अकेले यात्रा नहीं करता था। एक चीज़ भी है कि पुराना यात्री अकेले आता था तो लुटा जाता था, इस कारण वो लोग कारवा में चलता था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि बर्नियर किसके किसके साथ चलता था। तो बर्नियर के साथ एक शक्तिशाली फारसी आदमी होता था, एक सायस होता था और एक खानसामा होता था और एक सेवक होता था। मतलब इतने सारे आदमी को लेके चल रहा है, एक फारसी को, एक साइस को, एक खानसामा को और एक सेवक को। बहुत अमीर आदमी था ना बर्नियर, क्योंकि इसको फ्रांस का जो राजा था लुइस 14 वो क्या कर रहा था, स्पॉन्सर कर रहा था। तो वो कोई भिखारी नंगा फकीर नहीं है कि अकेले आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें बर्नियर अपनी यात्रा के दौरान खाने पीने की किन वस्तुओं का उल्लेख करता है। बर्नियर क्या है कि ये तो चूँकि बहुत सारा यात्रा किया है मुग़लों का सेनाओं के साथ, जैसे कश्मीर कुछ का एक विवरण दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में देखिएगा, तो वो खाने पीने का कौन कौन सामान वो उल्लेख करता है। तो वो सौंफ, देखो सौंफ क्या करता है, बीपी कंट्रोल करता है। नींबू क्या करता है, नींबू पानी आपको गर्मी में अच्छा करता है। मोटे दाने वाली रोटी, ताकि वो भूख ज़्यादा लगता है उस समय। ताज़ी दही, क्योंकि गर्मी का समय था, वहाँ पे भारत में गर्मी बहुत पड़ता था, इसके अंदर दही ज़रूरी था, सौंफ ज़रूरी था और नींबू ज़रूरी था। 1750 के बाद किन भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की और भारतीय समाज की छवि का सामना किया। अब यहाँ पे देखो, एक तरफ देखोगे तो ये क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। अगर हम डेट लाइन को भूल जाएँ 1750 यहाँ पे, तो अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आपसे मिस्टेक हो सकता है इस क्वेश्चन में कि किन भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की और भारतीय समाज की छवि का सामना किया। किन भारतीयों ने यूरोप की यात्रा की, आपको बस सीधा दिखाई पड़ेगा, ये पहला ही ऑप्शन दिया हुआ कि राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद सही में यूरोप की यात्रा किए थे। लेकिन यहाँ पर हिडन चैलेंज क्या है आपको इस क्वेश्चन के लिए, हिडन चैलेंज क्या है 1750। एनसीईआरटी बोल रहा है 1750 डेट मेंशन किया है। तो 1750 के बाद एक गया था मोइनुद्दीन और एक गया था अबू तालिब। तो कौन कौन गया था, अबू और मोइनुद्दीन गया था 1750 के बाद। अब यहाँ पर बर्नियर सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुआ, बर्नियर का कार्य सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुआ। तो बर्नियर का जो वृत्तांत था हम बताए थे कि वो यूरोप में 8 बार प्रकाशित हुआ था, पुनः मुद्रित हुआ। केवल 1664 तक इंग्लिश में 3 बार प्रिंटेड हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली बार बर्नियर का कब हुआ था, तो बर्नियर का हुआ था ये 1670 में। कब हुआ था, 1670 में। ला एक सेकेंड, ये जो बनच्चर का डेट में बड़ी कन्फ्यूजन हो रहा है। हम बता दें बनच्चरा तो आया ही था 56 छुरी करने, अब 12 साल तक भारत में रहा था। तो 1656 में आया था और 1656 से 12 साल अगर जोड़ देंगे तो 1668 हो जाएगा। अभी 1668 के बाद चला गया फ्रांस, जहाँ पे इसका पहला प्रकाशन हुआ 1670 में, मतलब 2 ईयर तक लगा। अकेले 1684 तक इंग्लिश में 3 बार प्रकाशन हुआ था। तो ये पूरा डेट का क्रोनोलॉजी है, याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे बर्नियर के कार्य का फ्रांस में किस वर्ष प्रकाशन हुआ, तो 1670 से 71। कैसे, हम बताए थे कि ये बनच्चर आया था 56 छुरी करने, तो 1656 में आया। 1656 से 12 साल तक अगर जोड़ोगे तो ये 1668 तक भारत में रहा।
2 साल तक ही इसको जाने में लगा फ्रांस, यानी कि 1670 तक के आसपास में फ्रांस में इसका प्रकाशन प्रारंभ हो गया। अकेले 1684 में ही 1684 तक के एनसीईआरटी के अनुसार केवल इंग्लिश में 3 बार प्रकाशन हो गया। ऐसे करते करते इसका 1670 से लेके आगे तक 8 बार प्रकाशन हुआ इसके बुक का। बर्नियर के प्रकाशन के बाद अगले 5 वर्षों के भीतर उसका अनुवाद किन किन भाषाओं में नहीं हुआ। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है, तो कोई देखने की ज़रूरत नहीं है बुक का पेज अब। तो देखो बर्नियर पता है ना, उसका प्रकाशन यूरोप में अलग अलग भाषा में हुआ था, किस भाषा में नहीं हुआ था तो इसका ट्रिक हम बताए हैं। ऐसे हम बताते रहे किस किस भाषा में हुआ था। तो अंग्रेजी में हुआ था, डच में हुआ था, जर्मन में हुआ था, इटालवी में हुआ था। ठीक है, किस में नहीं हुआ था? अरबी और फारसी में नहीं हुआ था। तो इसका ट्रिक है, अनुवादित भाषा का ट्रिक है आज़ादी। आज़ादी, आ से ए, जा से जे, डी से डी आई, ए से हो जाएगा अंग्रेजी, जे से हो जाएगा जर्मन, डी से हो जाएगा डच, आई से हो जाएगा इटली। तो याद रहेगा। अब आते हैं ये 1670 से 1725, याद आ रहा है जब इसका प्रकाशन पहली बार स्टार्ट हुआ है। इसके बीच बर्नियर का वृत्तांत फ्रांस में कितनी बार पुनः मुद्रित हो चुका था? तो 8 बार। कैसे याद रखेंगे? तो 8 बार करके रेखा पार भी करता है, 8 बार करके रेखा पार भी करता है 8 राज्यों से, ऐसे याद कर सकते हो। तो 8 बार मुद्रित हुआ, 8 बार 8 राज्यों से पार भी करता है करके रेखा। अकेले 1684 तक केवल अंग्रेजी में 3 बार पुनः मुद्रित हुआ। ये इस बुक में का है, इसको पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा बात मैंने कवर किया है। अब यहाँ पर है अल्बरूनी के अनुसार भारतीय समाज और परंपराओं को समझने में पहले सबसे बड़ा अवरोध क्या था? तो जब भी भारतीय समाज का अध्ययन किया, पहली बात किसका अध्ययन किया था? भारतीय समाज का बढ़िया से अध्ययन किया था। क्या क्या अध्ययन किया था? यहाँ पे जाति व्यवस्था को बताता है अल्बरूनी, याद है। भारत में ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बताता है, अपवित्रता का सिद्धांत देता है यहाँ पे। तो ये सब चीज़ किया। तो यहाँ पर अल्बरूनी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ था? अल्बरूनी तो ऐसे भाषा विशेषज्ञ था, यहाँ उसको बहुत सारा भाषा आता था, लेकिन फिर भी उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ था भाषा। अल्बरूनी का भाषा से सबसे ज़्यादा दिक्कत हुआ था, क्योंकि संस्कृत भाषा अरबी और फारसी से अलग था। खैर इसको संस्कृत आता था, लेकिन यूनानी भाषा नहीं आता था। तो अल्बरूनी ने भाषा को पहला मुख्य अवरोध माना। उसके अनुसार संस्कृत और अरबी और फारसी से इतना अलग था कि विचारों और सिद्धांतों की एक भाषा दूसरी भाषा को अनुवाद करने में बहुत कठिन था। अल्बरूनी ने भारतीय समाज को समझने के लिए मुख्यतः किन पर भरोसा किया? तो वो भारतीय समाज को अल्बरूनी समझना चाहता था। किसको समझना चाहता था? व्यापार को नहीं, भारतीय समाज को। यहाँ पे जो चतुर्थ वर्ण व्यवस्था है उसका जिक्र भी करता है, तो उसको समझना चाहता था। तो इसके लिए अपना ब्राह्मण जो दोस्त है, याद है ना, अल्बरूनी का दोस्त ब्राह्मण लोग था। तो ये जो ब्राह्मण द्वारा जो रचित ग्रंथ है, वेद, पुराण, पतंजलि, इस सबको पढ़ा। पतंजलि का भी बुक याद है। पतंजलि का जो संस्कृत बुक है उसका अरबी में अनुवाद भी किया हुआ है अल्बरूनी। तो अल्बरूनी अपनी जानकारी के लिए पूरी तरीके से ब्राह्मण द्वारा रचित कृत्य जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता, ये सब जो भारतीय ग्रंथ है उसको पढ़ा। आप पतंजलि की कृतियों की और मनुस्मृति पर आश्रित रहा, यानी कि ये सब चीज़ पढ़ा, पतंजलि वाला भी और मनुस्मृति वाला भी पढ़ा। और एक पता है, रॉबर्ट नोबेली के नाम का आदमी था जो ये भारतीय ग्रंथों का किस में अनुवाद किया था? यूनानी भाषा में। अल्बरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था का तुलना किस देश के प्राचीन सामाजिक वर्गों से की है? याद रखिए, अल्बरूनी किसका तुलना करता है? जाति व्यवस्था का बताता है। और किस देश से किया? बर्नियर फ्रांस से किया था। तो ये कर जाएगा। रोम नहीं होगा, आपको ऐसा लगेगा ऐसा रोम से क्यों होगा भाई? वो पर्सिया से किया था, फारस से। कहाँ से किया था? फारस से। जहाँ से आ रहा था जिस क्षेत्र से, वहाँ से न करेगा। बोला कि देखिए जाति व्यवस्था केवल भारत में ही नहीं है, ये जाति व्यवस्था हर एक जगह दिखाई पड़ते हैं। प्राचीन फारस में भी था। और जो प्राचीन फारस में 4 वर्ग थे, एक तो घुड़सवार था, शासक था,
भिक्षुक था। और चौथा वर्ग में था चिकित्सक, खगोल शास्त्री और किसान, शिल्पकार। चौथा में जो जो काम करने वाले लोग हैं वो सब था। जाति व्यवस्था के संदर्भ में अल-बिरूनी ने किस ब्राह्मणवादी अवधारणा को अस्वीकार किया? तो किस ब्राह्मणवादी अवधारणा को अस्वीकार किया था? अपवित्रता की मान्यता को अस्वीकार किया। याद है ना, अपवित्रता को लेकर, इम्प्यूरिटी को लेकर अल-बिरूनी का मानना था कि अपवित्रता का, इम्प्यूरिटी का जो धारणा है वो प्रकृति के विरुद्ध है। उसने तर्क दिया कि हर चीज़ों जो अपवित्र हो जाती है वह मूल रूप से पवित्रता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करती है और इसमें सफल होती है। जैसे सूर्य हवा को स्वच्छ करती है, हवा भी अपवित्र हो जाता है तो सूर्य क्या करता है, उसको वापस से पवित्र में बदल देता है। अल-बिरूनी ने इस्लाम के बारे में क्या टिप्पणी की जो भारतीय जाति व्यवस्था से अलग है? इस्लाम के बारे में अल-बिरूनी टिप्पणी करता है, पहली बात तो याद रखना है। और ये भारतीय जाति व्यवस्था से इस्लाम क्या है, अलग है। इस्लाम में क्या है, समानता पे अधिक बल दिया जाता है, जबकि विभिन्नता केवल धार्मिकता में थी। ठीक है ना, वहाँ पे सभी लोग को समानता पे ध्यान दिया जाता है, लेकिन धर्म भले कोई अलग अलग है वहाँ पे इस्लाम में, लेकिन सभी को समान माना जाता है। अल-बिरूनी ने स्पष्ट किया इस्लाम में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाता है और लोगों के बीच का अंतर केवल उनके धार्मिक पालन के आधार पर होता है, जन्म के आधार पर नहीं। भारत में जन्म के आधार पर होता है, लेकिन इस्लाम में जन्म के आधार पर नहीं होता है कि तुम बड़ा है, तुम छोटा है। हाँ, मेरा धार्मिक ये जो है रहन सहन वो बदल सकता है। ठीक है, और पता ना किससे तुलना किया था भारत की जाति व्यवस्था को, बताइए? पर्सिया, फारस। ठीक है, चलिए आइए अब ये वाला सवाल देखो, यहाँ पे सब यही का एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। अल-बिरूनी के अनुसार संस्कृत भाषा को सीखने और समझने में मुख्य कठिनाई क्या थी? संस्कृत भाषा अल-बिरूनी सीखा, पहली बात तो क्वेश्चन से ये कंफर्म हो गया, लेकिन इसको सीखने के दौरान क्या कन्फ्यूजन था? तो संस्कृत में लिपियों का अभाव था। संस्कृत का दृष्टिकोण अरबी भाषा की तरह बहुत ही विस्तृत था। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई शब्द, मूल तथा व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होते थे। यही कठिनाई है कि संस्कृत भी अरबी भाषा के ही तरह था, बहुत बड़ा भाषा है। इसमें एक ही वस्तु के लिए कई वो शब्द यूज हो रहा था, जैसे केला के लिए कदली फलम ऐसे यूज होना, उस सब का मूल और व्युत्पन्न दोनों प्रयुक्त होता था। ठीक है ना, संस्कृत केवल मौखिक रूप में उपलब्ध थी, नहीं लिपियों का अभाव नहीं, लिपि तो बहुत सारा लिपि थी, इसमें अभाव नहीं था। ठीक है, यह भाषा केवल शासक वर्ग द्वारा बोली जाती, इससे कोई लॉजिक नहीं बन पा रहा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पाठ के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार अल-बिरूनी ने लिखा कि संस्कृत भाषा की पहुँच बहुत विस्तृत थी। इसमें अरबी की तरह ही एक वस्तु के लिए कई शब्द, मूल और व्युत्पन्न का प्रयोग होता था, जिससे इससे समझना और दूसरी भाषा में अनुवाद करना आसान नहीं था। अल-बिरूनी के लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय भारत में भाषा ही था। भले वो भाषा का ज्ञाता अच्छा था, लेकिन फिर भी उसको चुनौती का सामना करना पड़ा। अल-बिरूनी भारतीय समाज को समझने के लिए मुख्य रूप से किन स्रोतों और कृतियों पर आश्रित था? बताए थे ना, किन स्रोतों और कृतियों पर आश्रित था। उसको जो ब्राह्मण दोस्त लोग जो रचित किया था ग्रंथ, जैसे वेद, पुराण, भगवद गीता, मनुस्मृति, पतंजलि का, इसी पे निर्भर था। बहुत जैन भिक्षु के ग्रंथ पे नहीं, मौलिक कथाओं पे नहीं। हाँ, ये सब हम लोग पढ़ते हैं मैकेंजी के संदर्भ में। मैकेंजी जो है लौकिक कथाएं आपस में बातचीत करके ब्राह्मण वगैरह से, उससे कुछ निष्कर्ष निकाला था। विदेशी यात्रियों के वृत्तांत पे नहीं, वो तो खुद विदेशी यात्री है। अब ये देखिए, अल-बिरूनी ने भारत की जाति व्यवस्था को समझने के लिए इसकी तुलना प्राचीन के किस देश के सामाजिक वर्गों से की है? तो ये भी तुलना करता है। बनच्चर तो इसे हर एक चीज़ में तुलना कर रहा था, लेकिन जाति व्यवस्था का तुलना बनच्चर नहीं, अल-बिरूनी करता है। वो भी मिस्र से नहीं, रोम से नहीं, पर्सिया फारस से, जहाँ से वो आया था। ठीक है, अल-बिरूनी ने अन्य समुदाय में प्रतिरूपों की खोज की। उसने लिखा कि प्राचीन फारस में भी 4 वर्ग थे, जिसमें घोड़ा था, शासक वर्ग था, भिक्षु था, अनुष्ठानिक पुरोहित था, एक वर्ग में फिर चिकित्सक, खगोल शास्त्री और वैज्ञानिक थे, अंत में कृषक और शिल्पकार थे। अब यही इसी से सवाल बना। अब इसको पढ़ो से नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, सब मैंने सवाल करा दिया। अब आते हैं यहाँ पे,
एक शब्द है आपके बुक में एनसीईआरटी में, अंतज्या। अंतज्या अंतज्या के संदर्भ में कौन सा पाठ के आधार पर सत्य है? अंतज्या क्या था? तो अंतज्य वो सामाजिक प्रताड़ना का शिकार थे लेकिन आर्थिक तंत्र का हिस्सा नहीं थे। अंतज्य के तरीके से उसको सामाजिक प्रताड़ना दिया जा रहा था, बहुत उसके साथ शोषण होता था समाज में, ठीक है ना, उसके शिकार थे, मतलब उसके भुक्तभोगी थे, लेकिन आर्थिक तंत्र में भी उनका रोल होता था। तो एनसीईआरटी बताता है कि अंतज्य जो है वो सामाजिक व्यवस्था से बाहर माने जाते थे, उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता था, फिर भी किसान और जमींदारों के लिए सस्ते श्रम के रूप में आर्थिक तंत्र के हिस्सा थे। मतलब अंतज्य क्या था? एक सस्ता श्रम बल था, ठीक है, याद रखिएगा, अंतज्य सस्ता श्रम बल था। फिर है आपको इसका अलबरूनी इसका बारे में बताता है। फिर से अलबरूनी द्वारा किया गया जाति व्यवस्था का विवरण मुख्य रूप से किससे प्रभावित था? अलबरूनी जो है जाति व्यवस्था का विवरण देता है, लेकिन वो प्रभावित किससे होकर दिया? तो बताओ, मौखिक हस्ताक्षर नहीं, मौखिक की सब तो बात किया ही नहीं अलबरूनी। सांस्कृतिक ग्रंथों का गहन अध्ययन से बिल्कुल, याद है ना, अपने जो दोस्त है ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण, जो उसका ब्राह्मण दोस्त है उसी के अनुसार किया, उसका ग्रंथ लोग पढ़ा, उसका अध्ययन किया था अलबरूनी। एनसीईआरटी के अनुसार बताया गया कि जाति व्यवस्था पर अलबरूनी का विवरण पूरी तरीके से संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन से प्रभावित था। देखो संस्कृत ग्रंथ कौन हुआ? पतंजलि हो गया, पतंजलि का अष्टाध्यायी हो गया, वेद पुराण महाभारत मनुस्मृति ये सब पढ़ा था। जो ये सब में क्या है, जैसे बोला जाता है कि मनुस्मृति में अक्सर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है, उस पर आरोप लगता है, बिल्कुल ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। अलबरूनी के अनुसार क्षत्रियों का स्थान क्या था? अब यहाँ पे देखो समाज में 4 वर्ग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो क्षत्रियों का स्थान क्या था? वो ब्राह्मण से ऊपर थे? नहीं, उनका दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं था, बिल्कुल उनका दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं था। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चरणों से हुई नहीं, वे आर्थिक व्यवस्था से पूरी तरह बाहर थे, नहीं, उनका दर्जा ब्राह्मण से अधिक नीचे नहीं था। अलबरूनी ने लिखा है कि क्षत्रियों का सृजन ब्रह्मा के कंधा से हुआ था और हाथ से हुआ था, उनका दर्जा ब्राह्मण के ठीक नीचे था, लेकिन उनमें बहुत अंतर नहीं था। फिर आइए, क्षत्रियों की उत्पत्ति के संबंध में अलबरूनी का क्या कथन है कि क्षत्रियों का उत्पन्न कहाँ से हुआ था? तो कंधा और हाथ से हुआ था, ठीक है। अलबरूनी ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किन 2 वर्णों के बीच अधिक न अंतर होने के कारण साथ मिलकर रहने की बात की गई है? तो बताए थे ब्राह्मण और क्षत्रिय में अंतर क्या था? कम था, इसी कारण वो साथ मिलके रहते थे। अंतिम वर्ण वैश्य और शूद्र थे। इसी में ये सब बात लिखा हुआ है। फिलहाल मैंने सारा सवाल करा दिया, देखो इसको पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। अब यहाँ पे इब्न बतूता के ऊपर सवाल है। इब्न बतूता ने नारियल के पेड़ की तुलना किस वृक्ष से की है? तो नारियल के पेड़ की तुलना वो खजूर के पेड़ से किया है। नारियल का वृक्ष हूबहू खजूर के पेड़ जैसा दिखता है, सिवाय एक अपवाद है कि नारियल इससे प्राप्त होता है। नारियल से ज़्यादा प्रभावित इब्न बतूता ही था। इब्न बतूता के अनुसार नारियल का फल मानव शरीर जैसा क्यों दिखता है? तो मानव शरीर जैसा दिखता है क्योंकि इसमें 2 आँख है, मुख जैसा दिखता है, क्योंकि इसके अंदर का भाग मस्तिष्क जैसा दिखता है, और इसमें जो रेशा है वो बालू जैसा है, ठीक है। ये पूरा विवरण देता है इब्न बतूता नारियल का ऐसे। पानी उगाने की विधि भी बोलता है, नारियल और पान की तुलना देता है, पानी उगाने की विधि भी बताता है इब्न बतूती। वो कैसे तरह उसका विधि था? तो अंगूर लता से। पान एक ऐसा वृक्ष था जिसे अंगूर लता की तरह उगाया जाता था, उसमें कोई फल नहीं होता था, केवल पत्ती होता था। इब्न बतूता कब आया था? तो 14वीं शताब्दी में 1333 में आया था, ठीक है। नारियल के रेशे का उपयोग इब्न बतूता किस कार्य के लिए करने के लिए बताया गया? तो जो नारियल का रेशा था, इब्न बतूता ऐसा बतलाता है कि जो नारियल का रेशा था उससे क्या हुआ था, जहाज से मिलने और बर्तन के लिए रस्सी बनाने के लिए होता था। जहाज जो होता था ना, तो उसको सीला जाता था इसके से,
और उसके बाद है रस्सी बनाया जाता था बर्तन के लिए, ठीक है। अब ये जो उपरोक्त जितना क्वेश्चन बताया गया है ये भारतीय वनस्पति नारियल और पान के अनोखे विवरण के आधार पर है, जो उन्हें अपने पाठकों को इन अपरिचित चीज़ों से अवगत कराने के लिए बताया गया। अब ये सारा बात इसी में दिया, अब इसको पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारा सवाल करा दिया है। ये सवाल हो गया था, ये हो गया था, अब ये भी हो गया था, नहीं ये भी हो गया था, पान वाला भी विधि हो गया था, ये वाला हो गया था, ये यहाँ से बाकी है। हाँ अच्छा, इब्न बतूता जो है भारतीय शहर के बारे में चर्चा करता है और बोलता है भारत का कौन सा शहर है जो सबसे बड़ा बताया है, बताओ सोचो। इब्न बतूता कहाँ आया था? दिल्ली आया था। सिंध के बाद कहाँ आया था? दिल्ली आया था। SDM MC। फिर कहाँ आया था? मालाबार गया। फिर कहाँ गया? मालदीव गया। 18 महीना काजी के रूप में रहा था SDM MC। फिर कहाँ गया? चाइना गया। मालदीव के बाद पता है कहाँ गया था? श्रीलंका गया था। श्रीलंका से कहाँ गया था? सुमात्रा द्वीप। तब चाइना गया था जैतून बंदरगाह होते हुए। दौलताबाद नहीं मारना, ठीक है, दौलताबाद नहीं मार देना। भारत का सबसे बड़ा शहर दौलताबाद नहीं, दिल्ली है। दिल्ली का प्राचीर दीवार की चौड़ाई कितनी है? अब पता है इब्न बतूता जो है वो दिल्ली के स्थापत्य के बारे में भी खूब बोलता है, स्ट्रक्चर के बारे में कि ऐसे है वहाँ का महल, ऐसे था वैसे था, कुछ भी ये सब के बारे में इब्न बतूता ही बोलता है। 11 हाथ का था, ये बात इब्न बतूता ही बोला हुआ है। दिल्ली का कौन सा दरवाज़ा या गेट सबसे विशाल बताया गया है? तो दिल्ली का सबसे विशाल बताया गया है बदायूं दरवाज़ा। इतना बड़ा था कि इसको कई लोग बद्दुआ दे देता था। इसमें 28 दरवाज़ा था, जिसमें सबसे बड़ा दरवाज़ा बदायूं दरवाज़ा था। आइए, किस दरवाजे के भीतर एक अनाज मंडी था? देखो इब्न बतूता बोलता है ना कि दिल्ली में जो है 28वां दरवाज़ा है, जिसमें सबसे बड़ा था बदायूं दरवाज़ा। अब 28 में से किस दरवाजे में अनाज मंडी था? तो मांडवी दरवाज़ा में। दिल्ली की प्राचीर के ऊपरी भाग का निर्माण किस सामग्री से हुआ है? तो ये हुआ है ईंट से। ये सब बात जो बता रहा है इब्न बतूता ही बता रहा है, क्योंकि जो इब्न बतूता है वो बोला कि भारत का सबसे बड़ा शहर दिल्ली है। अब जो है यहाँ पे इब्न बतूता के अनुसार भारत का कौन सा शहर आकार में दिल्ली को चुनौती देने वाला है? तो दिल्ली को कौन चुनौती दे रहा है? दौलताबाद। बोला कि ये आकार में दौलताबाद दिल्ली जितना ही है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दौलताबाद। फिर यहाँ पे इब्न बतूता ने दिल्ली की शहर दीवार की चौड़ाई कितनी बताई? 11 हाथ। अब यहाँ पे इब्न बतूता के अनुसार कितना दरवाज़ा है? 28 दरवाज़ा, जिसमें सबसे बड़ा बदायूं दरवाज़ा। बद्दुआ दिया। मांडवी दरवाजे के भीतर क्या स्थित है? तो मांडवी दरवाजे के भीतर हम बताए थे इब्न बतूता क्या बताया था? अनाज मंडी है। मांडवी से अनाज मंडी। अट्ठाईस है, याद रखो, ये भी फैक्ट सब पूछता है, इसी में है, यहीं से क्वेश्चन उठाया गया था। अब पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारा सवाल क्लियर है। फिर है यहाँ पे इतिहासकारों के अनुसार इब्न बतूता ने शहरों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या बताया? शहर क्यों समृद्ध थे? तो बोला गया था कि जो गांव से शहर की ओर सरप्लस प्रोडक्शन किया जा रहा था। इतिहासकारों का मानना है कि इब्न बतूता के वृत्तांत के अनुसार शहर अपनी संपत्ति का 12 भाग गाँव से अतिरिक्त कृषि उत्पादन प्राप्त करते थे। ये तो बात पता ही है कि गांव का जो सरप्लस है वो कहाँ जाता है? हमेशा शहर में जाता है।
भारतीय मिट्टी के उपजाऊपन के कारण किसान वर्ष में कितनी फसल उगा सकते हैं? तो किसान वर्ष में 2 फसल उगा सकते हैं। एक जो है बरसात से पहले, एक बरसात के बाद। इन बतूता इस सब पर भी देता है। अभी तक देखोगे इन बतूता भाई साहब क्या क्या बता रहा है। एक तो दिल्ली स्थापत्य पे बता रहा है, दरवाज़ा ये वो डिश टैग। उसके बाद यहाँ पर पान और नारियल के बारे में बता रहा है, फसल के बारे में बता रहा है, यही सब चीज़ बता रहा है। दौलताबाद स्थित ताराबाद किस प्रकार का बाजार था? अभी जो ताराबाद के बारे में भी जिक्र करता है कौन? दौलताबाद में ही है ताराबाद इन बतूता। ताराबाद में क्या है, वहाँ पे क्या है, पुरुष और महिला का गायकों का बाजार था। कैसे याद कराए थे? तो ताराबाद से याद रखो, तारा सुतारिया भी यहाँ पे आके गाना गाती थी। ऐसे याद कराए थे, तारा सुतारिया भी यहाँ पे आके गाना गाती थी। अब उसके बाद जो है इन बतूता के अनुसार वह कौन कपड़ा था जो इतना महंगा था कि उसे केवल अमीर लोग ही पहनते थे? तो महीन मलमल। इसके बारे में भी जानकारी देता है। स्पेशली इसमें याद रखना था ये दौलताबाद में ताराबाद का जिक्र कौन करता है? इन बतूता। ताराबाद क्या था? ताराबाद में गीत होता था, संगीत, जहाँ पे तारा सुतरिया भी आके गाना गाती थी। इन बतूता के अनुसार वह कौन कपड़ा था जो इतना महंगा? ये तो बता ही दिए। ताराबाद के प्रत्येक गुरुवार कब लगता था? बृहस्पतिवार के दिन सुबह की इबादत के बाद कौन सा स्थान ग्रहण करता था? तो संगीतकारों का प्रमुख। यहाँ पे संगीत वगैरह से संबंधित था ताराबाद। याद है ना? देखो ये क्या है, आपको ये सवाल से एक चीज़ ये भी समझ में आना चाहिए कि एनजी आके आपको बताता भी है कि जो दास थे, क्योंकि इब्न बतूता दास के ऊपर बहुत बोला हुआ है, ये बात भी याद रखेंगे। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक को भी दास गिफ्ट किया हुआ है, और एक मुल्तान का गवर्नर था, उनको भी ये 200 दास दिया हुआ था। ठीक है, तो दास के बारे में बहुत बोलता है इब्न बतूता साहब, और ये बोलता है कि जो दास का एक काम जो है संगीत और नाच भी था। ठीक है, ये सारा बात बोलता है। ताराबाद की गतिविधियाँ। दौलताबाद का बाजार ताराबाद में संगीतकारों का प्रमुख किस दिन सुबह इबादत के बाद एकत्र होते थे? बताए थे बृहस्पतिवार के दिन। जुम्मा वाले दिन नहीं मार देना। इसमें सारा बात दिया है, सारा बता दिया, पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। अब जो थोड़ा है सेकेंड वीडियो में शूट करेंगे। ऑल दी बेस्ट। एक सेकेंड, तो इसमें और बता दे रहे। इन बतूता के अनुसार उलूक क्या थी? यही टीआरडी में पूछा था, उलूक क्या था? तो उलूक एक प्रकार का डाक व्यवस्था था। कैसा वाला? पैदल नहीं, पैदल क्या है, पैदल हम लोग दवा लाने जाते हैं, घोड़ा वाला डाक व्यवस्था था उलूक। ठीक है, जो उलूक है हमेशा पता याद है, उलूक जो है हर 4 मील पे ये उलूक रहता था। कितना पे? हर 4 मील पे। कैसे याद रखोगे 4 मील पे? तो घोड़ा का जो है भी है 4 पैर होता है, 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। तो एक पैर 1 मील पे, दूसरा पैर 2 मील पे, तीसरा पैर 3 मील पे, चौथा पैर 4 मील पे। तो ऐसे याद रखोगे हर 4 मील पे होता था। दवा क्या है? तो पैदल डाक व्यवस्था था। ये कितना मील पे होता था? 1/3 मील पे, 1/3 मील पे पैदल दौड़ते हुए आदमी जाता था। तो डाक व्यवस्था के बारे में, संचार व्यवस्था के बारे में भी इब्न बतूता बताया है। तो ऐसे याद रखोगे, 3 मील बारे में कि 3 का तिगड़ा पैदल काम बिगड़ा, 3 का तिगड़ा पैदल काम बिगड़ा। डाक प्रणाली की कुशलता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि सिंध से दिल्ली तक गुप्तचरों की खबर कितने दिन में पहुंच जाती थी? कितने दिन में पहुंच जाती थी? तो देखो, अगर खबर पहुंचाना है सिंध से कहाँ पे? दिल्ली तक। सिंध से दिल्ली तक, तो 5 दिन में ही खबर पहुंच जाती थी। कैसे याद करोगे? तो 5 दिन से याद करो पंजा। पंजा मतलब कांग्रेस। तो कांग्रेस के समय इतना व्यवस्था टाइट था कि हर खबर एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंच जाती थी। ठीक है, और एक चीज़ बताए थे कि सिंध से दिल्ली पहुंचने में 50 दिन लगता था। ठीक है, और खबर पहुंचने में 5 दिन। देखो, 5 दिन खबर पहुंचने में, अब 50 दिन किसी को वहां से यात्रा करने में लगता था। मतलब कि ये चीज़ बता रहा है दृष्टिकोण
कि जो आपका खबर पहुंचाने का जो स्पीड है वो कितना तेज़ी था। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है पैदल डाक व्यवस्था दावा का उपयोग संदेशों के अलावा किस चीज़ों के परिवहन के लिए किया जाता था? तो खुरासन के फल के लिए भी। एक तो संदेश भी भेजा जाता था डाक व्यवस्था से, फल वगैरह भी भेजा जाता था। ठीक है ना, फल वगैरह। आपको बता रहे हैं इब्न बतूता को फल का जिक्र क्यों किया? क्योंकि इब्न बतूता नारियल का जिक्र करता है, पान का जिक्र करता है, बोलता है एक सीज़न में 2 फसल उगा सकते हैं, इसी सब से रिलेट करके फल भी मार सकते हैं। अब 1440 के दशक में भारत की यात्रा करने वाला अब्दुल रज़ाक समरकंदी ने कहाँ के मंदिरों और कारीगरों का अत्यधिक प्रशंसा किया? तो देखो मंदिर का 440 जो है वो मंदिर का प्रशंसा करता है। कहाँ का मंदिर का? कहाँ के मंदिर का? तो मंगलोर और कालीकट का, क्योंकि अब्दुल रज़ाक मंगलोर गया भी था, जो टीआरई में पूछा हुआ है। और अब्दुल रज़ाक कालीकट भी जाएगा, क्योंकि कालीकट का संबंध विजयनगर से है। जब पोर्टुगीज़ आया था भारत में तो कृष्णदेव राय से यही बोला था कि हमको जयमुरुन के खिलाफ आप सहायता कीजिएगा और बदले में आपको हम घोड़ा देंगे। तो ऐसे ये सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कालीकट का नाम पहले कोझीकोड भी था। वहीं पे मैंगलोर के पास एक मंदिर देखा जिससे वह प्रभावित हुआ। तो अब्दुल मंदिर से क्या हुआ? प्रभावित हुआ। ठीक है, अब याद रखो ये जो दोनों व्यवस्था था डाक का, इसमें कुछ अंतर है। अश्व डाक व्यवस्था को उल्लूक बोलते हैं, घोड़ा के 4 पैर था, हर एक 4 मील पे था। पैदल डाक व्यवस्था इसको डाक बोलते हैं। पैदल क्या है, 3 का तिगरा काम बिगड़ा, हाथों में छड़ी लेकर घंटी लेकर दौड़ना पड़ता था। अब्दुल रज़ाक 1440 में एक यात्रा किया विजयनगर के दौरान, दक्षिण भारत का विवरण किया। 440 अब्दुल, इसी में लिखा हुआ। सब आप चाहे पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने सारा बता दिया है। अगला चैप्टर